लोग शादी से पहले जाते हैं, जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट होते हैं वैसे ये भी ट्रीटमेंट होने लगा है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए, डॉक्टर कैन यू प्लीज़ प्रिस्क्राइब मंजेरो। मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा जी। शुरू में अप्रूव हुई थी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अब इसका अलग अप्रूवल जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, खाली मोटापे या वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है। मसल लॉस भी होता है सर इसमें? मसल लॉस भी होता है। आपके सामने मैं एक समोसा और करेला रखूं, आप क्या चूज़ करोगे? समोसा। क्यों, कभी सोचा है? जब घर पहुंच रहे थे तो मन में एक फ़ोटो बन गई थी कि समोसा खाएंगे। भाई समोसा खाना है, मन वैसे ही शांत होएगा। जो लोग सोच रहे हैं दिमाग में कि अब हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमारा वेट बढ़ गया है, अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और फटाफट से दुबला हो जाऊंगा। एक गोल्डन रूल है इन मेडिसिन को सक्सेसफुल करने का। अगर GLP-1 इंजेक्शन आप ले रहे हो तो डाइट को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, उसको क्वालिफाई भी करूँगा। कुर्सी पे बैठे रहना, गिरना मत कुर्सी से। इंडिया में वेट लॉस बहुत बड़ा एक इशू हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई एक मैजिक ट्रिक मिल गया है, लोगों के हाथ लग गई है और ओवर द काउंटर जाके लोग अब मोंजारो मांग लेते हैं, वेगोवी मांग लेते हैं, ओज़ेम्पिक मांग लेते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या और ये कैसे बॉडी में काम करती है, उसको समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जसजीत सिंह वसीर हैं। वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया और बारिश और ट्रैफिक से जूझते हुए हम पहुंच गए, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पर। तो अब हमारा फोकस ये है कि हम लोगों को समझा दें कि एक्चुअली ये जो जितने भी आजकल इंजेक्शन्स आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि एक मैजिक इंजेक्शन है, आप लगाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में सबको पता होता है कि भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, भागने नहीं जाना है, दौड़ने नहीं जाना, और ये शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया अब एक ओबीस कैपिटल बनता जा रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? आपने ना करीब 45 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें बोल दी। मेरे ख्याल आज ये सब चीज़ों को डिमिस्टिफाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जो नई दवाइयाँ आई हैं। एज अ अवेयरनेस ड्राइव लोगों को पता होना चाहिए क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, मेडिकल एडवाइस लेनी है, नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें। बट जो पहला क्वेश्चन आपने किया कि ये दवाइयाँ किसके लिए बनी हैं, जो ओबेसिटी, मोटापा, कोई भी नाम उसको दे, एक्चुअली खाली इंडिया की बात नहीं करते हैं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबल एपिडेमिक गलत वर्ड है, तो उसके वर्ड के लिए यूज़ करते हैं पेंडेमिक। राइट। एंड ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, हर जगह पे वेट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है। और मोटापा या ओबेसिटी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट पे जिसमें कि आप फ्यूचर में आने वाली डिजीज़ेस, बीमारियों को रोक सकते हैं। ओके। तो मैं अपने आप को एक मेटाबॉलिक फिजिशियन बोलता हूँ। आप कहेंगे ये मेटाबॉलिक फिजिशियन क्या चीज़ हो गई भाई? मेटाबॉलिक फिजिशियन मतलब उसका दायरा इनफाइनाइट है और ओबेसिटी भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 250 बीमारियाँ होती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, PCOD, घुटने में दर्द, बैक में पेन, एसिडिटी, खराटे लेना, स्लीप एपनिया, ये तो बीमारियों के नाम पता है और 250 मैंने और बोल दिए। राइट। लेकिन आज एक चीज़ के बारे में और भी हमें बात करनी चाहिए, मोटापा, ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। अगर मुझे वेट की प्रॉब्लम है तो मैं जब इंटरव्यू में घुसता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं इधर उधर देखता हूँ। मैं इंटरव्यू में घुसा तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पहले मुझे ऊपर से नीचे देखते हैं ना। बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो उससे एक बायस और स्टिग्मा और माइंड पे जो असर आता है वो बहुत ही बड़ा है। पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। और मेरे हिसाब से कोर इमोशन होती है एक इंसान की बॉडी इमेज। रोज कम से कम एक बार मैं अपनी बॉडी को पूरा अच्छी तरह देखता हूँ। डू आई लव व्हाट आई सी इज व्हाट आई कॉल एज बॉडी इमेज। तो अब इसके एसोसिएशंस देखें,
And back to your question, yes, it has become a disease of very large proportion, जिसका कि रूरल अर्बन से रिलेशन नहीं है, मेल फीमेल से रिलेशन नहीं है, हर इंसान से है, क्योंकि उसका हेल्थ इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है. और मेरे लिए एज अ स्पेशलिस्ट इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है. मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं 250 बीमारियां रोक सकता हूँ एक इंसान में. इससे बड़ी चीज़ क्या होगी, इससे ग्रेटिफाइंग चीज़ क्या होगी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए. तो अगले सवाल पर आते हैं सर. क्योंकि कहा जाता है कि ओबेसिटी है, इसका मतलब ये है कि बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को, जैसा कि आपने भी बोला कि बहुत मल्टीपल बीमारियां हो सकती हैं आपको. एक चीज़ आती है आप ओवरवेट हो, एक होती है ओबेसिटी. इन दोनों में फ़र्क कैसे समझा जाए? तो ये तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक आपने थैली ली, उसमें आप ग्रेप्स डाले जा रहे हैं, ग्रेप्स डाले जा रहे हैं, तो उसका वेट बढ़ रहा है. 10 ग्रेप डाले तो ओवरवेट हो गया, माने आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो सब जानते हैं, हाइट और वेट से कैलकुलेट होता है. 23 से ज़्यादा हुआ तो आपको बोला गया आप ओवरवेट हैं. बेटे थोड़ा ध्यान रख. ओके. फिर आपने और ग्रेप्स डालते गए थैली में, थैली का वेट और बढ़ गया, आपका BMI हो गया 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा. तो डॉक्टर ने कहा अब आप ओबीज हो गए हैं. ओके. सो बेस्ड ऑन द वेट, एज ए जनरल पब्लिक को वेट पे ही समझ लेना चाहिए, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर हम कहते हैं भाई वो बॉडी में फैट जो ज़्यादा होता है ना, वो हानिकारक होता है. अच्छा, जो वेट के हिसाब से आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें? मान लीजिए किसी की हाइट, जैसे मेरी हाइट 5'9" है, तो 5'9" के हिसाब से मैं कितना वजन मेरा होना चाहिए? उल्टा करते हैं कि पहले BMI कैसे कैलकुलेट. सब हमारे लिसनर्स ने ये तो सुन लिया BMI, वो कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे मैं करूं, मुझे कैसे पता चले. आपका वेट किलोग्राम में, वो तो इजी आ जाएगा. राइट. आपका हाइट इन मीटर्स, ओके, होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा. उसका रेशियो हाइट किलोग्राम, वेट किलोग्राम, हाइट इन मीटर स्क्वायर, उससे वो नंबर निकलता है. तो इसको कहते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया. ओके. 23 से ज़्यादा ओवरवेट, 25 से ज़्यादा ओबीज. ओके. ये परफेक्ट चीज़ नहीं है. जैसे मैंने अभी बोला कि बॉडी में फैट कितना है, उससे आपका डिजीज स्टेट रिलेटेड होता है. तो 2 लोग खड़े हैं पर्दे के पीछे, मुझे बताया गया दोनों का BMI 28 है. ठीक है. आपके माइंड में क्या पिक्चर बनी? यार दोनों मोटे हैं. हाँ, राइट. फिर मैंने पर्दा हटाया, देखा एक बॉडी बिल्डर है, 6 पैक वाले, बाइसेप्स इतने बड़े, उसका वजन भी तो उतना ही है. क्यों? उसका BMI सेम हो गया, हाइट वेट सेम हो गया, लेकिन क्या आप उसको कहेंगे कि भाई तुम्हें बीमारी है या हो सकती है? नो. तो ये थोड़ी सी कमियां हैं BMI में. बट एज ए पॉपुलेशन, एज ए जनरल अवेयरनेस, बॉडी बिल्डर्स कम है. तो जनरलाइज कर दें तो BMI इज अ गुड डेफिनेशन फॉर ओबेसिटी या मोटापे की. चलिए अब सर मुद्दे के ऊपर आते हैं. मुद्दा ये है कि आजकल ये ओज़ेम्पिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं. आप इसको मोंजारो को ले लीजिए, हर किसी को लग रहा है कि ये शॉर्टकट तरीका है. इवन ऐसी अब स्टोरीज आने लगी हैं कि लोग शादी से पहले जाते हैं, जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट होते हैं वैसे ये भी ट्रीटमेंट होने लगा है. तो ऐसा करना क्या सही है कि शादी से पहले आपको पतला होना है, स्मार्ट दिखना है, फ़ोटो बढ़िया आ जाए, ऐसा पॉसिबल है कि आप जाइए और ओवर द काउंटर ले लीजिए? तो अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है ना, जो मैं अभी साइन ऐसे करूँ ना, इसको रेड में बना के टीवी पे दिखा दीजिएगा. एब्सोल्युटली नो. हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ की ही बात करना है. ये है वैनिटी की बात. और कुछ भी आप कहें, ये भी समझेंगे कि ये दवाइयाँ होती क्या हैं, GLP, GIP, ये सब ये भी समझेंगे. बट एंड ऑफ द डे है तो केमिकल्स ही ना. तो उसको प्रॉपरली मेडिकली अप्रूव्ड वे में लेना चाहिए.
राइट। आपने कहा मैरिज, ओजेम्पिक मैरिज में अभी आते हुए अपने फ़ोन पे एक पोस्ट आई हुई थी, जी। न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आया था, शॉर्ट टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग। और आप जो हमारे ड्रग रेगुलेटरी हैं, दे गो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। दीज आर मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल मेडिसिन्स जो खाली एक प्रैक्टिशनर लिख सकता है, राइट। और क्लियर कैटेगरी है डॉक्टर्स की जो इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, देखने के लिए पहले कि क्या इन लोगों को ये देनी चाहिए, डू दे डिजर्व दैट, डू दे फॉल इन द इंडिकेशंस। सेकंड, अगर मैं मेडिसिन किसी को शुरू कर रहा हूँ, क्या मैंने सेफ्टी पैरामीटर्स देखे हैं? हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, आई एम श्योर आप थोड़ी देर बाद साइड इफेक्ट्स पे भी पूछोगे जी। और बहुत ज़रूरी चीज़, जितनी मेडिसिन्स हैं, किसी की भी वेट लॉस जर्नी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप दिल्ली से आगरा गए और रुक गए, ये राउंड द वर्ल्ड ट्रिप है। मीन्स आपका एफर्ट कुछ भी हो, चाहे परहेज से हो, चाहे वर्जिश से हो, चाहे परहेज, वर्जिश और दवाई से हो या सर्जरी से हो, वो आपको ज़िंदगी भर करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया और उसके बाद ये फुल स्टॉप लग गया और आप हो गए बिल्कुल फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं हो सकता। मेंटेनेंस, क्योंकि वज़न वापस आएगा ही। तो ये कंटिन्यूसली आपको लेनी पड़ेगी, एक नहीं तो दूसरी, चॉइसेस चेंज होती रहेंगी। अब ये ग्रुप की मेडिसिन करीब 15-20 साल से अवेलेबल हैं। शुरू में अप्रूव हुई थी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अब इसका अलग अप्रूवल जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, खाली मोटापे या वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है। तो एक्सपीरियंस वाइज पिछले 15-20 साल से हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। 15-20 साल से सर हो रहा है ये इंडिया में? 15-20 साल से ये ग्रुप की मेडिसिन, GLP बेस्ड मेडिसिन, ये नई चीज सीख ली आपने। ओके। ये तो अब हाइप हो रही है क्योंकि वेट लॉस कैटेगरी में आ गया है। इसको अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, ड्रग रेगुलेटरी ने, वेट लॉस के लिए। राइट। उससे पहले ये डायबिटीज के लिए तो थी। डायबिटीज के लिए तो 15-20 साल से अप्रूव हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके। पहले दिन में 2 बार वाला इंजेक्शन था, दिन में 1 बार वाला इंजेक्शन था, हफ्ते में 1 बार वाला इंजेक्शन आया, फिर टैबलेट्स आई, फिर ये मुंजेरो, विगोवी, ओजेम्पिक, और अब जेनेरिक मेडिसिन्स भी आ गई हैं इस कैटेगरी में। ओके। अच्छा, अब ये बॉडी के अंदर एक्चुअली काम कैसे करती है, इसको समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ तो इसमें ऐसी चीज़ है, कुछ तो मैजिक है जो आपको बॉडी को कुछ बता रही है कि भाई साहब वेट कम कर लो। तो क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर और कैसे ये ली जाती है? अगर आपसे मैं कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहूँ कि कोई आपके पास एक क्लाइंट आया हो, उसने आपसे बोला हो कि डॉक्टर साहब मुझे वज़न कम करना है, फटाफट से लिख दीजिए। दुनिया बहुत चेंज हो गई है। पहले हमेशा पेशेंट जो हैं डॉक्टर के पास सिम्टम लेके जाते थे, ये प्रॉब्लम, फिर बीमारी के नाम से वाकिफ़ हुए तो बीमारी का नाम लेके आते थे। अब दुनिया ऐसी चेंज हो गई, अब दवाई का नाम आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राइट। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए, डॉक्टर कैन यू प्लीज़ प्रिस्क्राइब मुंजेरो। मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा जी पहले कुछ और बात भी कर लें, क्योंकि ये मेडिकल चीज़ है, ये मैं चाहूँगा आप ज़िंदगी भर लें, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। इसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं, खाली उसका वैनिटी एस्पेक्ट नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वैनिटी को, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको डायबिटीज़ नहीं होएगी फ्यूचर में, अभी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, या आपको कहूँ आप अपने वही कपड़े जो 10 साल पहले पहनते थे वो पहन पाएंगे, आपकी सोशल प्रेजेंस बेटर हो जाएगी, आपका इंस्टिंक्टिव चॉइस क्या रहेगी, ये आप खुद बताओ। हाँ, ये ऑब्वियसली मैं तो पहनना चाहूँगा भाई पुराने कपड़े वो जाके। राइट, यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड, या अलोंग विद दैट हेल्थ इज ऑल्सो कमिंग। बट ना तो वैनिटी खाली ज़रूरी है, ना तो हेल्थ खाली ज़रूरी है, दोनों चीज़ें से ही वेलनेस बनती है। बिल्कुल, वेलनेस एक अम्ब्रेला है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब चीज़ें भी आती है, और वैनिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये सब चीज़ों का सम टोटल है इन मेडिसिन्स को यूज़ करना। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं ये। एक डॉक्टर जिसको अप्रूवल है
वही लिख सकता है ये। हाँ, क्योंकि ये मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से डर्मैट इसको नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन लोग जो जाते हैं वहाँ पर अपनी स्किन को और ज़्यादा ग्लो कराने के लिए फिर साथ में ये भी प्रिस्क्राइब करवा लेते हैं, जो कि आप मेरे ख्याल से सही नहीं है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। so you're very right. See, I have nothing against prescribing these medicines. I have everything against the fact कि अगले को पता नहीं है, अगले ने किसी XYZ जगह पे जाके ये दवाई शुरू कर दी, ठीक है, उनको जो डिज़ायर्ड गोल था, अपने स्किन का बोला या मैरिज का बोला, कुछ भी बोला, वो अचीव हो गया, उसके बाद क्या, मुझे ये बताओ। राइट। द वेट विल कम बैक, और वज़न जब वापस आता है उसके साथ की सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। सही बात है, जितनी भी आपको पहले डिजीजेज होंगी मेरे ख्याल से वो भी वापस आ जाएंगी। वो भी वापस आ जाएंगी। और एक क्वेश्चन की बात अभी बोल देता हूँ मैं, एक इंसान जो 100 किलो के थे, उनको वेट लॉस के लिए बोला गया, या उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा सुना, किसी तरह दवाई ले ली और जितना उनका डिज़ायर्ड वेट था, मेडिकल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे पहुँच गए, भाई वज़न अच्छा हो गया, तालियां, सब खुश, वो भी खुश। फिर उन्होंने बंद कर दी, अपने ही मन से शुरू की, अपने ही मन से शुरू कर दी। रिपोर्ट में उनके शुरू में प्री डायबिटीज़ था, कुछ देर बाद कराया, नॉर्मल आ गई, वेरी गुड। दवाई बंद की, उसके कुछ महीने के बाद वज़न भी आ गया, टेंशन हो गई, पसीने निकले, टेस्ट कराया तो प्री डायबिटीज़ के आगे ही निकल गए। ओके। व्हेन वेट विल कम बैक, वेट रिलेटेड सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। अब रियल क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वो ये है, वेट अगर आपका बार बार साइकिल हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फैट तो बड़ा प्लायबल है, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, लेकिन बॉडी का एक ऑर्गन जो है ना, मसल, वो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। मसल लॉस भी होता है सर इसमें? मसल लॉस भी होता है। तो अगर किसी का 10 किलो कम हो रहा है वेट टोटल, तो उसमें से मोस्टली तो फैट लॉस हो गया, तालियां बज गई, लेकिन 10 से 30% मसल लॉस भी हो गया। ओके। मसल विल नेवर कम बैक। तो अब वही सिनेरियो लें कि शुरू की बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस से, बिना प्रोफेशनल एडवाइस के, फैट लॉस वेरी गुड, हेल्थ पैरामीटर्स वेरी गुड, मेंटल हेल्थ वेरी गुड, सब वापस आ गया। बट लेटर ऑन वो मसल में बार बार आपने ये प्रोसेस की, मसल में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई। ओके। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो अच्छा, लेकिन बॉडी के अंदर मान लीजिए आपने किसी को प्रेस्क्राइब कर दिया, अब प्रेस्क्रिप्शन एक तो मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों को, जैसे कि आपने बोला कि कुछ ही डॉक्टर्स को जो किसी स्पेशलाइजेशन के साथ जा रहे हैं उनको ही अलाउड है कि वो लोग ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या उससे पहले आप देखते हैं बॉडी के अंदर क्या कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं? क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी थी कि किसी की आईसाइट भी, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ, आईसाइट लॉस हो गई, वो प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि मसल लॉस हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती होंगी मेरे ख्याल से, अगर कोई नॉर्मल बॉडी वाला इंसान जा रहा है जिसका सिर्फ ओवर वेट है, जो ओबीज है और चाहता है कि वो वेट कम कर ले, तो उसमें क्या कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं आपको पहले उसको देने के लिए? तो पहले मेडिकल सूटेबिलिटी हो गई, जैसे हमने बात किया BMI या और जो भी टेस्ट से पता चला कि भाई ओवरवेट या ओबीज हैं। साथ में 2 कैटेगरीज बन गई, एक जिसको खाली वज़न की प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है लेकिन वज़न कम करने की ज़रूरत है क्योंकि उनको फैमिली हिस्ट्री है, उनकी गर्दन पे वो डार्क हो गया, मस्से हो गए, जिसको स्किन टैग्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। हिस्ट्री, भाई किसी से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, AI नहीं बन जाना है वन वे ट्रैफिक। तो पेशेंट को आपने देखा, एग्जामिन किया, लिवर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, BP बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है, तो ये ऑरेंज फ्लैग्स आ गए। फिर पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब मैंने बहुत बार ट्राई किया है, वज़न मेरा कम तो हो जाता है, ये सब चीज़ें सही भी हो जाती हैं लेकिन वज़न वापस आ जाता है। रिपीटेड साइकिल्स, जो यो होता है, ये बेसिकली कैटेगरीज बना रहे हैं जिसमें कि डेफिनेटली ये देना ही चाहिए या डिस्कशन एटलीस्ट करनी चाहिए। देन किसी को डायरेक्टली डायबिटीज़ है ऑलरेडी,
किसी को फैटी लिवर है, किसी को पीसीओडी है, किसी को घुटने में प्रॉब्लम या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को हार्ट अटैक हो चुका है या हाई रिस्क है हार्ट डिजीज़ का, साथ में ओबेसिटी या मोटापा है, तो ऑटोमेटिकली उसका फ्यूचर रिस्क और बीमारियों का बढ़ गया। आई हैव टू बी मोर अग्रेसिव। ओके। फिर हमारा डायलॉग शुरू हुआ कि परहेज वर्जिश बहुत ज़रूरी है और ये दवाई एक ऑप्शन है। क्यों? ना सिर्फ वेट लॉस करता है, इन मेडिसिन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग शुगर लोअरिंग इफेक्ट है, मतलब डायबिटीज़ पे बेनिफिट है। नेक्स्ट टू इंसुलिन इसकी इतनी पावर है, इंसुलिन नंबर 1 है, इतनी पावरफुल है, ब्लड प्रेशर पे अच्छा असर है और डायरेक्ट हार्ट, लिवर, किडनी और ब्रेन प्रोटेक्शन देती है। तो महाभारत में, रामायण में देखा था ना, एक तीर चलता था और इतने सारे बन जाते थे। ये रामबाण तो वो है। माइथोलॉजी नहीं है, रियलिटी थी जो हम लोग माइथोलॉजी बोल रहे थे। अब वही चीज ट्रीटमेंट में आ रहा है। सो वन इंटरवेंशन मल्टीपल बेनिफिट्स। इसीलिए अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर दिस इज अ मैजिकल ट्रीटमेंट, माय लाइफ हैज चेंज्ड, माय रिपोर्ट्स हैव चेंज्ड, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। दिस इज अ गेम चेंजर, दिस इज अ मैजिकल ट्रीटमेंट, व्हाई नॉट। अच्छा, एक सवाल ऐसे ही ये इसमें ये भी आता है कि अगर किसी के ऑलरेडी डायबिटीज़ है और वो यहाँ पर किसी भी इंजेक्शन का यूज़ कर रहा है GLP-1 वाला, तो क्या उसका भी वेट लॉस हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीज़न इज़ कि लेट्स से 100 लोगों को हमने ये दवाई शुरू की, 50 को डायबिटीज़ है, 50 को नहीं है। इससे सुनने वाले बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें वेट लॉस होएगा, लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनसे कम होएगा। ओके। वेट लॉस विल बी देयर बट लेसर इन पीपल जिनको शुगर है। जिनको शुगर नहीं है उनके चांसेस और अमाउंट ऑफ वेट लॉस ग्रेटर होता है, लेकिन दोनों कैटेगरी में होएगा। और लेकिन आपने ये भी बोला कि जब वेट लॉस, तो चलिए एक पार्ट हो गया, लेकिन जिसको डायबिटीज़ नहीं है और वहाँ पर शुगर कम करने के, अगर मान लीजिए शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर? शुगर कम नहीं होएगी, बैलेंस रहेगी। अब मैजिक के और भी तो पार्ट है ना, एक मैजिक नहीं है कि भाई वजन कम हो गया, शुगर ठीक हो गई, सेफ्टी एस्पेक्ट आ गया। ये जो हार्मोन्स हैं GLP या GIP, ये बड़े मतलब नेचर इज परफेक्ट। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी और स्टूडियो में जितने हमारे साथी हैं सबकी बॉडीज GLP GIP बनाते हैं। राइट। ये हमने बाहर से मैन्युफैक्चर करके नहीं सडनली यूरेका आइडिया आया और शुरू कर दिया। दीज आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। मतलब अगर आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज कम है तो इनका असर कम हो जाएगा। पैनक्रियास पे इंसुलिन रिलीज करने का, वेट लॉस वाला चलता रहेगा। इसीलिए इनको, ये मेडिसिन्स को आप बड़े आराम से उनको दे सकते हैं जिनको शुगर नहीं है वेट लॉस के लिए और उनका शुगर लो नहीं होएगा। दैट्स द सेफ्टी पार्ट ऑफ इट। ओके। अब थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो कि आप बोल रहे थे कि भी GLP-1 और GIP हमने बाहर से ला करके नहीं बनाया है, ये सब बॉडी का पार्ट है, ये सब हमारी बॉडी सीक्रेट करती है। तो बहुत बारी हार्मोन समझ में नहीं आते हैं कि हार्मोन्स क्या क्या कर देते हैं। हार्मोनल लोचा हो जाता है बॉडी में, बहुत सारी सी बात। तो ये जो हार्मोन्स हैं जब लोचा करने लगते हैं, तो इसको थोड़ा सिस्टम को समझना चाहते हैं सर, क्योंकि आप पूरा इसको डिटेल में समझते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो ये हार्मोन्स एक्चुअली करते क्या आपके बॉडी में? ठीक है, तो ये GLP और GIP जो हैं, ये दो हार्मोन हमारे इंटेस्टाइन गट में बनते हैं। ओके। कौन से सेल कौन सी जगह ऊपर से नीचे से उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने खाना खाया, ओके, या खाना पहली बाइट चबानी शुरू हो गई, बॉडी का पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होने लग गई। मिलियंस ऑफ चीज़ें हो रही हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने तो आराम से छोला भटूरा खा लिया और मस्त हो गए। बट द प्रोसेस स्टार्ट्स इवन बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग विद द थॉट। ओके।
तो न्यूट्रिएंट जैसे ही बॉडी में जाता है, डाइजेशन मतलब अब्जॉर्प्शन के पहले ही एक केमिकल सिग्नल, ये हार्मोन्स केमिकल सिग्नल्स हैं, वो दो मेन चीज़ें हैं। खाने से पहले ही जैसे ही अंदर हाँ, जैसे पहुंचा, हाँ मतलब प्रोसेस शुरू हो गई है। राइट। जैसे ही न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे ही खाना नीचे जा रहा है, तो वो रिलीज कर रहे हैं। अब समझो क्यों। जब आप खाना खाओगे, रसगुल्ला खाया तो खूब शुगर है, शुगर बढ़ जाएगी। बॉडी ने कहा अच्छा मैं पहले ही तैयारी कर देता हूँ। कैसे? ये जीएलपी जीआईपी बने, ये जाके पैनक्रियास को कहते हैं भाई इंसुलिन निकालो। क्यों? शुगर आ रही है, उसको रायट आ रहा है एक शुगर का, उसको कंट्रोल करना है। तो रैपिड एक्शन फोर्स जीएलपी जीआईपी पैनक्रियास को बोला भैया टीम निकालो, फोर्स निकालो। तो जैसे ही आपकी शुगर अब्जॉर्ब हो रही है, उसके पहले ही बॉडी ने इंसुलिन बनानी शुरू कर दी। तो आपकी शुगर की स्पाइक और बॉडी की इंसुलिन बनाने की स्पाइक मैच कर गई। इसलिए आप जिनको शुगर नहीं है, आपकी शुगर खाने के बाद थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन 400 नहीं जाएगी। लेकिन जिसकी डायबिटीज होगी वो शूट हो जाएगी, वो GLP-1 नहीं बन पाएगा। तो डायबिटीज़ होने का एक कारण ये भी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जीएलपी और जीआईपी उतना बन नहीं रहा है, इंसुलिन उतनी बन नहीं रही है, और जो बन भी रही है वो उतना काम नहीं कर रही है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। और एक और कड़ी जोड़ दी हमने, जीएलपी जीआईपी। भाई जिस चीज़ की कमी है उसको दे दो तो बीमारी पे डायरेक्ट बेनिफिट आ गया। ये तो एक हो गया शुगर कंट्रोल वाली पार्ट। अब ये हार्मोन गया ब्रेन में। ब्रेन में क्या करता है? हंगर को चेंज करता है, हंगर को सप्रेस करता है, सटाइटी को बढ़ाता है। बड़ी मज़े की बात है। तो कई लोगों से जैसे ओबेसिटी की या मोटापे की पहली कंसल्टेशन होता है, तो मैं उनसे जनरली पूछता हूँ जी कि आपके सामने मैं एक समोसा और करेला रखूं, आप क्या चूज करोगे? समोसा। क्यों? कभी सोचा है? टेस्टी होता है, मजेदार होता है। टेस्टी यही तो लोचा, जो केमिकल लोचा बोल रहे थे ना, यही है। ये हंगर एक इमोशन है, ठीक है। आप अगर किसी को कहो भाई तेरा वजन ज्यादा है, तू ये मत खा, तू वो मत खा, डू यू थिंक इट विल वर्क? नो। ये यही मतलब हो गया मैं आपको कहूँ आज से अपने मूड को बिल्कुल जीरो रखना, हंसने का मन करेगा मत हंसना, दर्द होएगी मत रोना। कैन यू डू दैट? यू कांट। हंगर भी एक इमोशन होती है। खुशी में खाना, गम में खाना, वेले हैं खाना। कभी सोचा है ये क्यों हो रहा है? इम्तियाज अली सर सोच रहे हैं वो। आपने देखा ना वो जब प्यार में धोखा खाता है आदमी तो अकेला बैठे खाना खाता, वो भी इमोशन। दैट्स एग्जैक्टली वो इमोशन है। तो उसमें ये सारी न्यूरोकेमिस्ट्री चल रही है। आई थिंक एक चीज़ ज़रूरी है सबको बताना, क्योंकि देखो आप अगर मेरे साथ कंसल्टेशन करने आए हैं तो मैं खाली आपको बता पाऊंगा, राइट। लेकिन जिस पोडियम पे हम बैठे हैं, इससे लाखों लोगों पे ये बहुत सिंपल मैसेज जाएगा। अग्रीड। अगेन बहुत ही लाइट सा टॉपिक है हंगर। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तक तो आप मेरे से पूछ रहे हैं। बताइए। अगर आप दिन में 100 बारी आपको भूख लग रही है, 100 बारी, कितनी बारी आपको लगता है कि आपका शरीर खाना मांग रहा है? 100 बारी लग रही है भूख? हाँ, हाइपोथेटिकल। मतलब सर मुझे लगता है कि शायद 10 बार मांग रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, स्पेशली जिनको वज़न की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारों में हंगर की प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा। तो मोस्ट कॉमन आंसर जो मुझे मिलता है इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेटली यही है या ज़्यादा है। तो मैं फिर पूछता हूँ बाकी टाइम ये भूख कहाँ से आ रही है भाई? ये कौन सी भूख है? 100 बार दिन में भूख लग रही है, उसमें 10 बार बॉडी की भूख है, बाकी टाइम कहाँ से भूख आ रही है? हाँ, दिमाग से आ रही है। दिमाग कह रहा है खा लो कुछ। हंगर ऑफ द माइंड। बड़ी सिंपल चीज।
ये जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, आज के बाद उनको पता चल जाएगा कि हंगर कैसे मैं डिसाइफर करूं। जब बॉडी की हंगर होती है वो यहाँ पे फील होती है, मम्मी मुझे भूख लगी है, ओके, मैं खेल वेल के आया हूँ, ये करके भूख लगी है, तो माँ ने रोटी, दाल, सब्जी और दही दिया, खा के कहा बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने खूब डांटा और दोस्त से लड़ाई हो गई, मूड बहुत ही खराब है, घर घुसे, मम्मी कुछ खाने के लिए दो, मुझे समोसे खाने हैं। जब घर पहुंच रहे थे तो मन में एक फोटो बन गई थी कि समोसा खाएंगे, भाई समोसा खाना है, मन वैसे ही शांत होएगा। सी द कनेक्शन ऑफ द इमोशन एंड अ फोटो ऑफ द फूड। और जितनी भी ये हंगर होती है, नेक्स्ट टाइम जब आपको एक खाने की फोटो दिमाग में हो ना और खाने का वो मन हो, तो ये जान जाना ये बॉडी नहीं मांग रही है, दिस इज अ माइंड आस्किंग फॉर इट। इसको हम मेडिकली कहते हैं हिडोनिक हंगर। ओके, जो दूसरी बॉडी की हंगर होती है उसको होम्योस्टैटिक हंगर कहते हैं। एंड जनरली ये मैं अपना बता रहा हूँ, जो मुझे फील होता है, मुझे यहाँ पे फील होता है पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है, फिर नॉर्मल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वो वाली हंगर, हेडोनिक हंगर, फोटो। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ ना, मेरे दिमाग में प्लानिंग बन रही है कि अब 2 घंटे गाड़ी में जाऊंगा वापस, तो मैंने तो पिज्ज़ा खाना है। स्टूडियो से निकलते ही मेरा पहला फ़ोन घर जाएगा, भाई आज पिज्ज़ा खाना है, तैयार हो जाओ। दैट इज़ हेडोनिक हंगर। ये टॉपिक मैंने इसलिए बाहर लाया जैसे लोग अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे भी क्या हो रहा है। सोल्यूशन कुछ नहीं देना है। अब आ जाते हैं दवाइयों पे जी। इंसुलिन का हमने समझ लिया, खाने की प्रेपरेशन में बॉडी की इंसुलिन बना दी, क्या डायरेक्ट नहीं, फूड डायरेक्टली इंसुलिन नहीं रिलीज कर रहा है, फूड जीएलपी जीआईपी को स्टिमुलेट कर रहा है और उससे इंसुलिन निकाल रहा है। इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ओके, खाएंगे तो रिलीज होंगे, नहीं तो शांत बैठे रहेंगे। दूसरा असर इसका, आप ब्रेन पे आ जाएं, हंगर पे, ये हेडोनिक हंगर को मेनली रोकता रिड्यूस है, करता इसीलिए है। आपको भूख महसूस नहीं होगी, वो वाली जो आप 90 टाइम को आप सोच के कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आप ये ओज़ेम्पिक या फिर विगोवी या फिर इनमें से कुछ भी आप ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो आपके दिमाग पर भी असर कर रही है और उससे कह रही है भाई साहब खाना मत मांगो। बिल्कुल खाना नहीं मांगो। और वो खाना जो हम हेडोनिज्म में खाते हैं वो सब कैलोरी डेंस होता है, फुल ऑफ कैलोरीज, फुल ऑफ ऑयल, क्योंकि वो टेस्टी खाना होता है यार। मेरे जब दुखी हो रहा हूँ मैं, खाना खा के मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। चॉकलेट एक पीस नहीं खा सकता हूँ, मैं पूरी चॉकलेट खाऊंगा तब मुझे नींद आएगी। आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ। नींद में भूख लगना नहीं, सोने के लिए खाना। अच्छा, सोने के लिए खाना, ओके। थोड़ा सा नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, कई नॉर्मल लोग भी होने चाहिए दुनिया में। नहीं ऐसा मुझे पहले असल में हुआ करता था, उसके बाद थोड़ा सा मुझे कुछ इशू हुआ स्टमक से रिलेटेड, उसके बाद से मैं काफ़ी संभल गया। तो जैसे जो रूटीन में ये होने लगा कि आपका ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी होना चाहिए, फिर मैंने उसको अपनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट हैवी करते करते और खाना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खा लो, रात का खाना, तो वो मैंने शुरू कर दिया है, तो उससे थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। लेकिन तो यही चीज़ को ना आपको कैमरा की तरफ देख के बोलनी चाहिए। रीज़न इज, इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, मीन्स चेंजिंग द वायरिंग इन योर माइंड। आपने कितना ब्यूटिफुली बोला कि पहले मैं ये करता था, राइट, फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरी हेल्प तो नहीं ली ना, खुद से किया। तो जो न्यूरो सर्किटरी होती है वो भी चेंज हो सकती है। आई कैन चेंज द वे आई बिहेव, आई कैन चेंज द वे आई थिंक। हाउ? बाय रिपीटेडली डूइंग थिंग्स इन अ वे विच इज़ बेटर फॉर माई हेल्थ। आपने वही किया है, राइट।
कोशिश की है सर, होपफुली कि ये आगे सही से चलती रहे, क्योंकि आप होता है ना जो आपने बोला ना 90 बार जो भूख लगती थी, वो 90 बार भूख इसलिए लगती थी कि अकेले होते थे आदमी, करे क्या तो जा रहे बाहर गए, कुछ भी खा लिया, कहीं से भी खा लिया। अब तो वो बाहर से कहीं से भी खाना तो मतलब नहीं हो पाता है। मैं बिल्कुल ही दूर रहता हूँ सब चीज़ों से। माइंडफुल। अच्छा सर, अब ये थोड़ा सा और इस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि किन लोगों को नहीं बिल्कुल भी लेना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं दिमाग में कि अब हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमारा वेट बढ़ गया है, अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और फटाफट से दुबला हो जाऊंगा। तो पहला तो हमारा डिस्क्लेमर ये है, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए है ही नहीं। नंबर 2, नॉन मेडिकल, जस्ट फॉर एस्थेटिक इश्यूज, जस्ट फॉर वेट लॉस, फॉर एन ओकेजन, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अपनी बॉडी को हार्म कर लोगे। हमेशा कोई भी इंडिकेशन हो, आपकी कोई भी डिज़ायर हो, नीड हो, वांट हो माइंड में वेट लॉस की, हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लें। हाँ, क्योंकि ये भी हम भी यहाँ पर भी क्लियर कर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझना है अपनी बॉडी के हिसाब से तो आप जाकर मिल सकते हैं और पर्सनली उसके बाद आप उनको बताएंगे कि आपको क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि कौन सी बॉडी कैसे बिहेव करती है, सबकी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है, तो उसके हिसाब से आप प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, अगर किसी को आपने प्रिस्क्राइब किया है तो ये कितना वज़न लॉस कर सकती है, कितना ज़्यादा टाइम में कितना वजन लॉस कर सकती है? ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है। अब मैंने इतना बड़ा नंबर डाल दिया, इतने सारे जीरोस और डॉलर लगा दिया सामने, तो इसका एक्चुअल आंसर ही नहीं है। वापस उसी टाइम पे चलते हैं कि 15-20 साल से ये ग्रुप ऑफ दवाइयाँ आ रही हैं। जो नंबर हम बोलते हैं, जो नंबर आप मीडिया और सोशल मीडिया में देखते हैं, इट्स मोर ऑफ अ एवरेज नंबर। मैंने ये दवाई बनाई, मैंने 50,000 लोगों में ये ट्राई की, उसका एक एवरेज नंबर निकला और उस एवरेज नंबर से मैंने बोला कि ऑक्जेम्पिक, विगोवी से करीब 14 से 16 में भी 18% वेट लॉस होता है। टर्जिपिटाइड या मुंजेरो से 20% प्लस 24%। ये सर टर्जिपिटाइड क्या होता है? मुंजेरो। अच्छा, ओके। हाँ, मैं जनरली कभी भी मीडिया, सोशल मीडिया पे ब्रांड नेम मेरे अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन सुनने वाले ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे जब मैं विगोवी, ऑक्जेम्पिक और मुंजेरो बोलूँगा, तो मैं इंटरचेंज करता रहूँगा इसमें। तो सिंपल चीज़ के लिए 16% आपके विगोवी, ऑक्जेम्पिक, और इसकी विगोवी, ऑक्जेम्पिक की हायर डोजेस भी ट्राई हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं, जो कि 20% प्लस वेट लॉस करती हैं। ओके। मुंजेरो, टर्जिपिटाइड में 24-26% तक हो सकता है। एक गोल्डन रूल है इन मेडिसिन्स को सक्सेसफुल करने का, लॉन्ग टर्म यूज एंड हाईएस्ट पॉसिबल टॉलरेटेड डोज। ओके, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, और जितना लंबा लेंगे, चाहे वेट लॉस धीरे हो जाएगा, होता जाएगा। ओके, इनफाइनाइट नहीं है, वो भी फाइनाइटली रुक जाएगा। लेकिन आपने कहा भाई 10% के बाद और तेज नहीं हो रहा है वेट लॉस डॉक्टर साहब, ये तो मज़ा नहीं आया। नहीं, जल्दी कभी नहीं करनी है इसमें। ज़्यादा लॉस हो सकता है वेट? बिल्कुल हो सकता है। सुपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, एवरेज रिस्पॉन्डर्स होते हैं। करीब 2 से 5% लोगों पे इन चीज़ों का असर ही नहीं होता है। ओके। तो हर पेशेंट जिनको मैं ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता हूँ, उनको कहता हूँ एक चीज़ याद रखना, जब शुरू होएगी आपकी भूख कम होएगी, और ये सब चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, ये सब होंगे, एंड कंटिन्यूसली इनको लेते रहना है। डॉक्टर की सुपरविजन में डोज बढ़ानी या कम करनी। सडन वेट लॉस हो रहा है तो थोड़ा थम जाओ, बिकॉज सडन वेट लॉस का एकदम से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, बाल झड़ने शुरू हो गए। ओके, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा सडनली वेट लॉस हो, क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो सुपर रिस्पॉन्डर्स में लोअर डोज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ नहीं। मैं पेशेंट को क्या बोलता हूँ कि भाई हम ये एक मेडिसिन आपको शुरू कर रहे हैं, इस ह्यूमिलिटी से आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले।
राइट। एक बार एक्सेप्ट कर लेगी, साइड इफेक्ट पता चल जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सडनली हाई डोज दे दी, एकदम से वेट लॉस हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ वेट लॉस, ये मतलब आप जिस खुशी के लिए कर रहे थे, जो हेल्थ बेनिफिट के लिए कर रहे थे, उसका ही उल्टा हो गया। तो बहुत कॉमन नहीं है बट हो सकता है। ओके। और उसमें फिर फिजिशियन एक आर्टिस्ट बन जाता है। आर्टिस्ट क्या, वो किताब के बाहर निकल गया, भाई किताब ने बोला कि हर 4 हफ्ते में इसकी डोज बढ़ानी है, बट फिजिशियन ने कहा नहीं, इनके पहले 4 हफ्ते में ही इतना वेट लॉस हो गया, इसको और एक्सटेंड कीजिए। वो कम डोज पे ही ज़्यादा वेट लॉस अगर हो रहा है, मैं क्यों बढ़ाऊँ? हर डोज जो बढ़ेगी उसके साथ कॉस्ट भी बढ़ेगी, साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ेंगे। इनिशियली अगर आपके पास जो आते हैं पेशेंट्स, उनको अगर आपने ये दवाई दी है, तो इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इनिशियली, मतलब बहुत ही बेसिक से साइड इफ़ेक्ट्स जिससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो इसके सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो कि हर पेशेंट को बताने चाहिए, मेरा तो रूल है, मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ, ये दवाई शुरू की है, ये सेफ्टी पैरामीटर्स देखे हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नौजिया, उल्टी का मन, वॉमिटिंग उल्टी होना, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस। ओके। कोई भी हो सकते हैं, मोस्टली लोगों को थोड़े बहुत होते ही हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब आप नई नई दवाई शुरू करेंगे, जब आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे, तो मैंने ये प्रैक्टिस में देखा है कि टॉलरेबिलिटी दवाई की बढ़ गई, बिकॉज दे नो इट कैन हैपन। जब बहुत पहले की, जैसे मैंने कहा 15-20 साल की, तो ये ग्रुप की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ही है। शुरू में जब पहली बार जी प्रिस्क्राइब की, तो पेशेंट को बताना भूल गई, भाई तेरी भूख कम हो जाएगी। पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स गुस्से में रूम में आए, डॉक्टर साहब क्या दवाई लिख दी, तो उनको तो भूख ही नहीं लगती है। अब इनोसेंस कहिए, कुछ भी कहिए, मेरी हंसी निकल गई उसमें। तो डॉक्टर साहब आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा ये दवाई का काम है। एक वो दिन था, एक ये दिन है, सबको मैं बता देता हूँ। पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, दे आर हैप्पी कि यार देखो जो भी डॉक्टर ने बोला उसी तरह से हो रहा है। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, यही सक्सेस का रास्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्दी फैट बॉडी के लिए भी रिक्वायरमेंट होते ही है उसकी, तो ये हेल्दी फैट को भी उड़ा देता है? नहीं। देखो फैट जो है बॉडी का क्या करता है फैट बॉडी में, जो हेल्दी फैट होता है वो बताइए। बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन है फैट, खाली कुशन नहीं है जिस गद्दी पे मैं बैठा हूँ। राइट। इट्स अ ऑर्गन, हॉर्मोन्स बनाता है, एनर्जी स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। आप फैमिन में जाएंगे तो स्टोर हाउस आपका फैट ही है। लिवर में, मसल में, किडनी भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज और ये बनाती हैं, बट मेन स्टोर हाउस फैट है। और ये हॉर्मोन्स बनाता है जो कि बॉडी के हर ऑर्गन से क्रॉस टॉक करते हैं। ओके। कहते हैं ना यू आर वन। वाई डू वी से दैट? चोट लगी अंगूठे पे, आंसू यहां से निकल गए। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड और ये न्यूरोकेमिस्ट्री है। उसी का इम्बैलेंस होने पे बीमारी हो जाती है, उसी का बैलेंस होके हेल्थ आ जाती है। एक्सेस फैट बन गया तो जब एट बर्थ एंड एज वी ग्रो, बॉडी में सब में फैट है, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके। ब्राउन फैट जो होता है ना, हमारा हीटर है ओके। थर्मोजेनेसिस का, वो एनर्जी वेस्ट करता रहता है, गर्माइश बनाए रखता है। थायराइड होता है, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, उसमें नहीं जाते हैं। तो बॉडी में जो प्रोग्राम जगहों पे फैट होएगा तो वो हार्मनी में रहेगा, हार्मोन बनाएगा, फैट लेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा। तो फैट इन अ हेल्दी स्टेट इज प्रेजेंट इन फिजियोलॉजिकल प्लेसेस, मतलब जहाँ पे नेचर ने बनाया है ये फैट होना चाहिए। कई जगह कुशन के लिए, कई जगह एंडोक्राइन फंक्शन के लिए, कई जगह दोनों के लिए। ओके। जब वो फैट एक्सेस हो जाता है
तो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से स्पिल होके जहाँ पे फैट है ही नहीं वहाँ चले जाता है, पेट के अंदर, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, सब सुनते हैं। वही फैट वहाँ से माइग्रेट करके पहुँच गया, भाई स्पिल ओवर हो रहा है, कहीं पे भी जाएगा, लिवर में पहुँच गया तो भाई साहब फैटी लिवर हो गया। वही घूमता घामता पहुँच गया पैनक्रियास में तो डायबिटीज़ हो गई। ओके। वही फैट चलता चलता मसल में घुस गया तो वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। वही फैट घूमता घूमता हार्ट के आसपास जमा हो गया, वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। फैट जिस जगह पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे पहुँच के वॉलेटाइल हो जाता है। ओके। पेट्रोल बन जाता है। थोड़ी सी आग लगी, क्या हुआ? डायबिटीज़ हो गई, फैटी लिवर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारी डिजीजेस बहुत आपको सारी। साथ हैं। सो एक्सेस फैट की कहानी है पूरी। अच्छा, GLP-1 इंजेक्शंस की बात करें तो क्या ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, मेल फीमेल दोनों बॉडीज? मेक्स इट बेटर। ओके, बेटर। वही मैंने आपको कहा ना, सब इंटरकनेक्टिवनेस है बॉडी में। हर डिजीज का एंड रिजल्ट बहुत कॉमनली हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट में हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है। एंड रिजल्ट, एंड इंजरी सेल की उससे होती है, इन्फ्लेमेशन से। तो ये पाथवेज हैं जिससे एक्सेस वेट, एक्सेस फैट उस जगह पे जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, वो सारी ये इन्फ्लेमेशन करते हैं। ओके। उसका ही इंटरेक्शन आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, वहाँ पे भी आता है, मेल फीमेल दोनों में। तो जब फैट लॉस होएगा तो क्या होएगा? लॉजिक लगा लो, ठीक है, साइंस की बात नहीं करते हैं, इट गेट्स बेटर। ओके। PCOD की बात कर लें, वो भी एक एपिडेमिक फॉर्म में ही है। यंग गर्ल्स, वेट प्रॉब्लम, एक्ने हो गया, थोड़ा हेयर ग्रोथ हो गया, पीरियड्स अबनॉर्मल हो गए, मदर को टेंशन हो गई, बेटे तेरी मैरिज होने वाली है, एस्थेटिक प्रॉब्लम आ गई एक, साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आ गई। वेट लॉस किया, खट से सब ठीक हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, फर्टिलिटी बेटर हो गई। ओके। तो वही एक तीर आ गया, मल्टीपल बेनिफिट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, बट एक मैं जनरली आपसे ऐसे पूछना चाह रहा था कि अभी एक एग्जांपल हमारे सामने बहुत बड़े आते हैं कि अदनान सामी ने लिपोसक्शन कराया। तो वो एक अलग चीज़ होती है। लिपोसक्शन में आपने अपना बॉडी फैट को जो है अलग तरीके से, अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से निकलवा दिया। बट ये जो है आपका GLP-1 इंजेक्शन जो है वो एक शॉर्टकट तरीका है। तो इसी को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि लिपोसक्शन और GLP-1 इंजेक्शंस को अगर हम कंपेयर करके देखें तो क्या डिफरेंस है? और दूसरा ये कि GLP-1 में क्या अगर हम ले रहे हैं तो भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है? ये ठीक है, आपने तो मतलब एक ओशन पूछ लिया है मेरे से, उसमें से एक एक बाल्टी निकालता हूँ। जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन था आपका लाइपोसक्शन एंड GLP-1। लाइपोसक्शन और बॉडी कॉन्टूरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि मेरे ना यहाँ पे थाइज पे ज़्यादा फैट है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसका हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, फाइन, मैं अपनी बॉडी इमेज को चेंज करना चाहता हूँ। तो हम जो एक्सपर्ट्स हैं बॉडी कॉन्टूरिंग में, प्लास्टिक सर्जन्स, एस्थेटिक सर्जन्स, उनके पास गए, उन्होंने उस जगह से फैट हटा दिया, रिमूवल ऑफ फैट, कॉस्मेटिक हो गया। उसकी हेल्थ इम्प्लीकेशंस कुछ नहीं है। ओके। द फैट में कम बैक अगेन इन दैट एरिया एंड यू मे रिक्वायर सर्जरी अगेन। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना ऐसा होता है। हाँ, GLP-1 आपके फैट को डायरेक्टली तो कुछ छेड़ ही नहीं रहा है, वो आपके हंगर को, आपके स्टमक एम्प्टिंग को कम कर रहा है। और GLP GIP जो कॉम्बिनेशन जैसे मुंजारो में होता है, वो डायरेक्टली फैट सेल पे भी काम करता है। इसीलिए ये GLP GIP का जो कॉम्बिनेशन होता है मुंजारो, वो वेट लॉस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने परसेंटेजेस बोली थी ना, 16, 22, 24%। तो वो ये कंबाइंड
इफेक्ट से होता है। ओके। लेस कैलोरी इनटेक, बेटर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायरेक्ट फैट पे भी असर है। तो वो फैट लॉस हो रहा है। ओके। जो फैट स्टोर करे जा रहा था, क्योंकि अब कैलोरी तो आ ही नहीं रही भाई साहब। तो कैलोरी एंड ऑफ द डे अगर एक चीज पूछे ना तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। प्लस एक मेजर डिफरेंस इसमें है, मैं मैकेनिकली आपका सारा फैट हटा दूं, उस टाइम के लिए आपका फैट तो हट गया, बट ऑर्गन प्रोटेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये दवाइयों का डायरेक्ट ऑर्गन पे भी प्रोटेक्शन है। ओके। जैसे ओग्जेम्पिक या वेगोवी के रिसेप्टर, जीएलपी के रिसेप्टर लिवर में नहीं होते हैं। ओके। लेकिन फैटी लिवर में जो इनकी स्टडीज हुई है और जो हम प्रैक्टिस में मतलब ये देखते हैं, सिक्रीट कर रहे हैं यहाँ से? नहीं, मतलब वो अटैच उसके रिसेप्टर, मतलब उसे इंसुलिन attach भी नहीं हो पा रहे हैं। सेल पे जहाँ पे चिपकता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। ओके। जीएलपी के भी रिसेप्टर लिवर में नहीं है, लेकिन फैटी लिवर पे उसका इतना लार्ज बेनिफिट है। सर जीएलपी और जीआईपी का सेक्रेशन कहाँ से होता है? इंटेस्टीन से। इंटेस्टाइन से हाँ, होता है। वो लार्ज या स्मॉल? हाँ, कुछ कहीं से भी हो सकता है। ओके। तो वही अगला सवाल वही मेरा था कि अगर GLP-1 इंजेक्शन आप ले रहे हो तो डाइट को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है? एक्सेलेंट, ये मैं भी शुरू में ही लेना हाँ, था जी। तो एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, उसको क्वालिफाई भी करूँगा। कुर्सी पे बैठे रहना, गिरना मत कुर्सी से। डाइट एंड एक्सरसाइज इज डेस्टिन्ड टू फेल फॉर वेट लॉस। तो मैंने ये बोला कि आप डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो आप वेट लॉस में फेल हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज जब मीडिया पे बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो अब इसकी साइंस थोड़ी सी समझ लें। ये मैंने क्यों बोला? मैंने वेट लॉस वर्ड यूज किया, हेल्थ की बात नहीं की। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा डाइट और एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ नहीं मिलेगी, वो तो भरपूर मिलेगी। वेट लॉस होएगा और बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा और वेट रिगेन हो जाएगा इन मोस्ट पीपल। ओके। तो मतलब ये है कि हमेशा आपको करते ही रहना है। नहीं, अभी कहानी तो अभी शुरू बची हुई है। ओके, पिक्चर बाकी है अभी पिक्चर बाकी है। मैं तो सबको बोलता हूँ, अपने पेशेंट्स को, वो मतलब सरप्राइज्ड होते हैं कि डॉक्टर ने इतनी बड़ी चीज बोल दी यार। हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब डाइट चार्ट बनाओ, एक्सरसाइज बताओ, इसने तो बोल दिया भाई। फिर मैं उनको बताता हूँ वेट लॉस के लिए ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मोस्टली लोगों में कैलोरी डेफिसिट में नेचुरल तरीके से जब जाते हैं तो बॉडी एक रिस्पॉन्स माउंट करता है, जिससे कि आपकी भूख बढ़ जाती है, आपकी सटाइटी हार्मोन्स कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी का जो बेसिक बर्निंग एनर्जी बर्निंग रेट है वो कम हो जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, तो वेट वापस आ जाता है। ओके। बट वेट लॉस के लिए अगर आप साथ में जीएलपी या डुअल जीएलपी जीआईपी दे रहे हैं तो फिर उसको बोलना चाहिए कि भाई आज से डाइट वर्ड खत्म करके न्यूट्रिशन वर्ड यूज करो। न्यूट्रिशन क्या हुआ? जो हेल्दी बॉडी को चाहिए वो दो। ओके। नॉट फॉर वेट लॉस। गिव योर बॉडी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको बैलेंस करके लो हेल्थ के लिए। वेट लॉस छोड़ दो। सेकेंड, एक्सरसाइज वर्ड भी छोड़ दो। डोंट रन टू लूज वेट, रन टू बी फिट। ओके। और मेडिसिन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेज ऑफ लिविंग लॉन्ग या लॉन्जिविटी है फिटनेस, एक्सरसाइज। तो आज से आप डाइट करोगे नहीं, न्यूट्रिशन करोगे। राइट। आज से आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, मैं भागूंगा बिकॉज आई हैव टू बी फिट, आई हैव टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। राइट। तो ये अब हमने समझ लिया भाई डाइट और एक्सरसाइज मैंडेटरी है। वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, थोड़े फैंसी भी साउंड करते हैं, फिटनेस, आई एम डूइंग न्यूट्रिशन, आई एम डूइंग फिटनेस, ये चेंज कर दिए, मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल। ये एक क्रच नहीं है कि जीएलपी के सहारे हम चल रहे हैं, ये पावर हाउस है। जस्ट इमेजिन, अगर मुझे पंच करना है किसी को, क्या चाहिए मुझे? 5 उंगलियां। अब 5 उंगलियां बना देते हैं पावर पंच ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, आपकी
Ozempic, Wegovy, Mounjaro, generic medicines, sleep, stress, कुछ रह गया? नहीं तो छठी उंगली बना ले. Right. This is the power punch of health. This is the right path for longevity. जहाँ पे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मैकेनिकल हेल्थ सब बेस्ट पॉसिबल होंगी. थोड़ा थोड़ा कीजिए. अब 5 उंगली अगर 100 के बराबर हैं तो एक उंगली कितनी हुई? 20. राइट. तो 20% बेटर खाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल सही बात है. अच्छा, बस अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ ही हैं. एक आजकल बहुत फैंसी वर्ड जो आप अभी बोल रहे थे उसमें चल रहा है मेंटल स्ट्रेस. तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है कुछ लोग को देना बहुत अच्छे से आता है और लेते तो सभी लोग हैं. तो जब अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस है तो उस वक्त में अगर आपको वज़न कम करना है तो क्या आप ये दवाइयाँ GLP-1 या फिर GIP ले सकते हैं? नो. एस्केपिज्म नहीं है. ओके. हमने किसी चीज़ से एस्केप नहीं करना है, हमने उसको डायग्नोज करना है और ट्रीट करना है. अगर कोई सिवियर मेंटल स्टेट में आता है तो उसकी प्रायोरिटी अभी मेरी उनका मेंटल स्टेट को बेटर करना है. ये मैं जानता हूँ, हाँ भाई इसका रिलेशन ओबेसिटी से है, वेट से है, बट पहले मैं उनके मेंटल स्टेट को बेटरमेंट की तरफ लेके जाऊँगा, फिर मैं उनको इन्वेस्ट करूँगा. अगर मेडिकली वो क्वालिफाई करते हैं वेट लॉस मेडिकेशंस के लिए तब मैं शुरू करूँगा. हेल्थ में हर चीज़ प्रायोरिटी होती है. आपने मुझे 10 कंप्लेंट दी, मेरे HI क्या हुआ? ह्यूमन इंटेलिजेंस. मेरे HI ने लिस्ट बनाई, भाई इनका HbA1c 11 है, इनका कोलेस्ट्रॉल 400 है, इनका ट्राइग्लिसराइड ये है, इनका फैटी लिवर ये है, अब तू इनको पहले देख जी. फिर दूसरी लिस्ट आई आपकी सिम्टम्स की. आपने कहा नींद नहीं आ रही, बड़ी टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है, मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे बात बात पे गुस्सा आ रहा है. मैं उसको पहले नहीं देखूंगा. प्रायोरिटाइज एंड देन ट्रीट, बेस्ट रिजल्ट्स. अच्छा, आजकल रील का बहुत ज़माना है. तो रील्स मैं में भी क्या थोड़ी है? बहुत बना लेता हूँ. रील्स में जब आप बनाते हैं तो होता क्या है कि आपने एक रील आजकल अगर जिसकी भी शादी होने वाली होगी, जब भी होगी, तो आजकल वो सर्च कर रहा होगा कि क्या मैं ओलंपिक ले लूँ, क्या मैं वेगोवी ले लूँ. तो उसी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि या तो दूल्हा हो या दुल्हन हो, अगर वो ऐसे तरीके ढूंढ रहा है फटाक से रील के ज़रिए कि मैं बस कहीं से मुझे ये GLP-1 का डोज मिल जाए तो मैं देख लूँ, तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप GLP-1 ले सकते हो रील फॉर्मेट में 60 सेकेंड में? इसका तो मैं आंसर ही नहीं दूंगा. इसकी मेरी साइलेंट रील बनेगी जिसमें मैं 30 सेकंड कितने सेकंड की 3 मिनट तक बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है. हाँ, तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा. हाँ. और वो छोड़ देगा 5 सेकंड के बाद, छोड़ देगा. कहते ये तो साइलेंट रील है. हाँ. एब्सोल्युटली नॉट. जहाँ पे नो है, नो. एक सक्सेसफुल डॉक्टर के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है किस सिचुएशन में क्या नहीं करना है. वेयर नॉट टू प्रिस्क्राइब द ड्रग, वेयर कैन माई प्रिस्क्रिप्शन हार्म अ पेशेंट. मैं कभी नहीं करूँगा. उसमें गुस्सा होने की बात नहीं है किसी के. क्योंकि जब हम ओथ्स लेते हैं इज़ फॉर गिविंग अदर्स द बेस्ट हेल्थ. उसमें मैं कैसे उनकी हेल्थ ले लूँ उनसे. एक चीज़ और सर पूछना चाह रहा था कि ऑनलाइन आजकल बहुत ज़माना हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाता है. तो आजकल क्या होता है कि अगर आपने मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन दवा मंगाई GLP-1 GIP-1 उसमें से किसी की भी मंगाई उन्होंने. उसके बाद वहाँ से एक डॉक्टर कॉल करता है, वो आपसे पूछता है कि आपको आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो आपने भेजा है, दवाइयाँ आप लेना चाह रहे हो, वो किसने बताया है. तो उन्होंने किसी ने भी ऐसे फ़ोन पे बता दिया कि मुझे XYZ डॉक्टर ने बताया है. तो वो बोलता है ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच. उसके बाद ओके अप्रूव कर देता है, वो दवा आपके घर पे आ जाती है. ऐसे लेना सही है? नहीं, सही तो अब आउट ऑफ द क्वेश्चन. ये तो बिल्कुल ही गलत है. आई मीन क्या मैं उसको क्राइम बोल सकता हूँ? मैं शायद नहीं बोल सकता हूँ, बट अगर किसी को हार्म हो रहा है
So then it becomes a crime. क्योंकि And harm to health, and health में असर तो life पे भी असर आ सकता है, मुझे नहीं पता. So I believe it's the worst case scenario. But उसमें जो कर रहे हैं वो किसी रीज़न से कर रहे हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं. It should absolutely not be done. और अगर किसी को ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितने भी अच्छे ऑनलाइन फार्मेसीज हैं, दे रिक्वायर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. राइट. You cannot be dispensed any medicines without a valid prescription. और प्रिस्क्रिप्शन में क्लियर है कि कौन कौन लोग ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. So good medical practice in dispensing medicines would be authentic prescription जो validate किया जाए. एक वाइट पेपर पे किसी ने भी स्क्रिबल करके कुछ दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है. राइट. You should have the power to say no. And I'm sure मुझे लोग आके बताते ही हैं. अब अभी कुछ टाइम से ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है. ओके. यू कांट वॉक इनटू अ फार्मेसी एंड से कि भाई मुंजारो दे दे मुझे. नहीं देंगे वो, नहीं देंगे. इट्स अ कंट्रोल्ड ड्रग. They will not give it. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत सिंह. यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि हम लोग को भी नहीं पता था कि इनका आंसर क्या होने वाला है. तो यहाँ पर आप लोगों को भी पता चल गया उसके बारे में कि कैसे इन दवाओं का यूज़ करना है. रील्स देख के तो बिल्कुल भी ना करिएगा, और अगर करना चाहते भी हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कर लीजिए. उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मुझे मंजारा लिख दीजिए, फिर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है. वो डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे. राइट. डॉक्टर साहब का काम क्या है? आपकी हेल्थ को अच्छा रखना. वो हेल्थ का एक पार्ट है. वेट लॉस पूरी हेल्थ नहीं है. इतने सारे 250 बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मैं भी क्यों ना चाहूँगा कि मैं बेस्ट डॉक्टर कहलाऊँ कि उसने एक काम करवाया और 250 फ़ायदे दे दिए. आई थिंक दैट्स अ बिग डील. बट आई वुड ऑलवेज डू इट with the maximum medical validity, with humility. और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सबको समझनी, कि भाई कुछ भी करो ये प्लान करके करो, मैंने ज़िंदगी भर ये करना है. चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज, नहीं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, right. चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो स्लीप हाइजीन हो, या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, मैंने ये लाइफ लॉन्ग करना है, नॉट फॉर अ शॉर्ट वाइल. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आज मैं अपने इनर सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाया हूँ, जो कि हमारे सारे लिसनर्स को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होएगा. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू सो मच. और आपको लगता है ऐसा कि इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप उन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और किन बातों पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताइएगा. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.